दोस्तों, अभी हमने सगर्भता को नियंत्रित करने के उपाय देखे। सगर्भता को नियंत्रित करने के उपाय के बारे में अगर हम बात करें, सगर्भता नियंत्रण, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सगर्भता का जो नियंत्रण है, हमने इसकी कई सारी विधियां देखी बेटा। अभी सगर्भता नियंत्रण की अगर हम बात करें तो सगर्भता नियंत्रण की सबसे पहले हमने देखी बेटा प्राकृतिक विधियां। कौन सी विधियां बेटा? प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक विधियों में अपन ने सबसे पहले क्या देखा? तो हमने देखा कि सबसे पहले हमने बहिस्खलन देखा, जिसमें स्खलन से पूर्व जो मेल पार्टनर होता है वो अपने पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल के स्खलन करेगा। दूसरा स्तनपान अनार्तव। स्तनपान अनार्तव की अगर हम बात को समझे तो स्तनपान अनार्तव में हमने क्या देखा बेटा कि जो महिला जिसका प्रसव अभी अभी हुआ है, जब तक वो अपने शिशु को स्तनपान पूर्ण रूप से करवाती है तब तक हम कहेंगे कि उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर अगर हम बात करें तो अपने अंडाणु का उत्सर्जन और यूं कह सकते हैं हम कि जो माहवारी है, ये दोनों चीजें अनुपस्थित होती है। फिर तीसरी बात हमने देखी थी बेटा, वो क्या थी? तीसरी बात हमने देखी थी बेटा, यहां पर अगर हम देखें तो हमने देखा था अवधिक संयम। तीसरी जो बात थी बेटा वो क्या थी? अवधिक संयम। अवधिक संयम की अगर बात करें तो अवधिक संयम में मैंने बताया कि अवधिक संयम में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें से 17वें दिन तक क्या है कि मैथुन से बचना चाहिए, ताकि उस समय अगर हम देखें तो अंडोत्सर्ग का समय माना जाता है, और इस दौरान अगर मैथुन हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि सगर्भता की जो संभावना है वो अधिक होती है। इसलिए हमने ये बातें यहाँ पर कही। अच्छा, ये जो तीनों विधियां हैं, इन तीनों विधियों के बारे में हमको बोला है एनसीईआरटी ने कि ये तीनों विधियां कम सुरक्षित है। ये जो विधियां हैं ये क्या है बेटा? कम सुरक्षित, या यूं कह सकते हैं हम कि कम प्रभावी है। कम प्रभावी है से मतलब यह है बेटा कि इनमें सगर्भता नहीं होगी, इस बात की 100% कोई गारंटी नहीं होती। इसमें सगर्भता के चांसेस भी हो सकते हैं। प्राकृतिक विधियों के बाद दूसरी विधियां हमने देखी बेटा। दूसरी विधियों में हमने बात की रोध विधि। रोध विधि की अगर हम बात करें बेटा तो रोध विधि में हमने क्या देखा? हमने कहा कि मेल और फीमेल दोनों कंडोम का उपयोग कर सकते हैं। जो यौन संचारित रोग है उनसे भी सुरक्षा करेगा, और साथ साथ हम कहें तो जो सगर्भता जैसी समस्या है उससे भी सुरक्षा दिलाएगा। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए उपलब्ध है, और मेन के लिए अगर हम बात करें पुरुष के लिए, तो पुरुष के कंडोम का एक प्रसिद्ध ब्रांड अपन ने देखा था बेटा जिसे निरोध कहा था। फिर फीमेल की अगर बात करें तो मादा में हमने कहा कि कुछ और रोध भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो रोध में हमने कहा था डायफ्राम, वॉल्ट, और अगर हम देखें तो ग्रीवा टोपी, है ना। ये तीन चीजें अगर हम देखें तो ये भी उपयोग कर सकते हैं। इनकी ये तीनों की अगर हम बात करें तो पुनः उपयोग करने के लायक हो सकती है ये, मतलब इनको हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। और इन दोनों की अगर हम बात करें किसकी? कंडोम की, तो पुनः उपयोग या पुनः उपयोगी नहीं होते हैं। कंडोम जो होते हैं पुनः उपयोगी नहीं होते हैं। तो ये हमने रोध विधियां देखी। इसके साथ हमने कहा कि आप स्पर्मिसाइड जैसे जेल और क्रीम का भी उपयोग कर सकते हैं। ये जो डायफ्राम और वोल्ट और ग्रीवा टोपी है,
इनके ऊपर शुक्राणुनाशक जो क्रीम है ना, स्पर्मिसाइड मतलब शुक्राणुनाशक क्रीम, शुक्राणुनाशक क्रीम, ये शुक्राणुनाशक क्रीम का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि शुक्राणु नष्ट हो जाए, वो सगर्भता के लिए उत्तरदायी न रह सके। फिर आगे अगर हम देखें तो हमने दो विधियां देखी बेटा अभी। कौन कौन सी दो विधियां देखी? पहली देखी है प्राकृतिक विधि, दूसरी देखी रोध विधि। अब हम तीसरी विधि कौन सी देखे बेटा? तो तीसरी विधि हमने देखी बेटा अंतः गर्भाशय युक्ति। कौन सी बेटा? अंतः गर्भाशय युक्ति। अंतः गर्भाशय युक्ति की अगर हम बात करें, जिनको हमने कहा था इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। भाई साहब यहां पर अगर हम बात करें तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस या इनको हम बोलते हैं आईयूडी। ये आईयूडी की अगर हम बात करें तो आईयूडी भी हमने कई प्रकार की देखी। आईयूडी की अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले देखी बेटा औषधि रहित। औषधि रहित में अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था बेटा लिप्पेस लूप। फिर अगर हम बात करें बेटा तांबा मोचक। तांबा मोचक की अगर हम बात करें तो तांबा मोचक में हमने क्या देखा? तो हमने देखा कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। फिर अगर हम देखें हार्मोन मोचक, तो हार्मोन मोचक में हमने क्या देखा बेटा? हम यहां पर हार्मोन मोचक की अगर बात करें तो हार्मोन मोचक में हमने क्या देखा? तो हार्मोन मोचक में अगर हम देखें तो हार्मोन मोचक में हमने कहा कि हम एलएनजी 320 या प्रोजेस्टासर्ट का उपयोग कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो अंतर्रोप भी हमने देखा। अंतर्रोप में हमने कहा 6 तिलियां होती है ना, और ये 6 तिलियां हम क्या है कि कोहनी के पीछे त्वचा के नीचे इनको हम क्या है कि किसी अनुभवी चिकित्सक या नर्स की सहायता से इम्प्लांट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें बेटा तो गोलियां हमने देखी। गोलियों की अगर हम बात करें तो गोलियां हमने देखी कि किस दिन तक लगातार खानी है, और इनको हम माहवारी के प्रथम दिन से स्टार्ट करते हैं, 21 दिन तक लेते हैं और बीच में 7 दिन स्किप करते हैं, और फिर वापस से माहवारी शुरुआत होती है माहवारी की, तो वहां से पहले दिन से स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो गैर स्टेरॉइडल भी हमने देखी औषधि जिसका नाम था सहेली। ये कैसी गोली थी? तो साप्ताहिक गोली थी। कैसी गोली थी बेटा? साप्ताहिक गोली थी। अब यहां तक की बातें बेटा हम देख चुके हैं। अब यहां तक की बातों के बाद हम यहां पर अगली जो विधि देख रहे हैं जिसका नाम है शल्य क्रिया विधियां। शल्य क्रिया विधि, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि यहां पर किसी तरीके की सर्जरी से रिलेटेड बात हो रही है, शल्य क्रिया से रिलेटेड बात हो रही है, और इन शल्य क्रिया विधियों को हम बंध्यकरण या स्टरलिटी भी कहते हैं। शल्य क्रिया विधि प्रायः उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए। वे इसे स्थायी माध्यम के रूप में भाई साहब अपनाना चाहते हैं। शल्य क्रिया की दखलंदाजी से युग्मक परिवहन रोक दिया जाता है, फलतः गर्भाधान नहीं होता है। बंध्यकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन या वैसेक्टोमी, यहां पर ये बातें याद रखना, पुरुष में हम क्या कहते हैं? शुक्रवाहक उच्छेदन, या फिर इसको हम अंग्रेजी में वैसेक्टोमी, और महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो डिंब वाहिनी उच्छेदन या ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। यहां पर हम सीधी सी बात शल्य क्रियाओं की ये कह सकते हैं बेटा कि ये जो चीज है ये क्या है? तो नसबंदी है।
है ना, इसके बारे में भली भांति हमने सुना हुआ है। तो ये जो शल्य क्रिया विधियां हैं जिसको हम बंध्यकरण बोल रहे हैं, ये विधियां परमानेंट मेथड है गर्भधारण को रोकने की। इसमें मेल या फीमेल दोनों के लिए व्यवस्था होती है। जनरली फीमेल के अंदर यह करवाया जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि फीमेल ही करवाए, मेल पार्टनर भी ये काम करवा सकते हैं। जन साधारण, अगली बात क्या बोली कि जन साधारण इन क्रियाओं को पुरुष या महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं। शुक्रवाहक उच्छेदन में अंडकोश शुक्रवाहक में चीरा मारकर छोटा सा भाग काटकर निकाल दिया जाता है और उसे बांध दिया जाता है, जबकि स्त्री के उदर में छोटा सा चीरा मारकर योनि द्वार में उपस्थित डिंबवाहिनी नलिका का छोटा भाग काटकर निकालकर बांध दिया जाता है। यह तकनीकें बहुत ही प्रभावशाली होती है, पर इनमें पुनर्स्थित लाने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये जो विधियां हैं, ये विधियां ऐसे परिवार जिनके बच्चे हो चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि अब आगे और कोई प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो परमानेंट सॉल्यूशन होता है बेटा यहाँ पर नसबंदी, जिसको हम पुरुष में वेसेक्टोमी और मादा में अगर हम देखें या महिला में अगर देखें तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। यहाँ पर हम क्या है कि महिला के अंदर डिंबवाहिनी नलिका को काट के बांधते हैं, और अगर पुरुष में अगर देखें तो शुक्रवाहिनी नलिका को काट करके बांधते हैं। यहाँ पर इसके अपने को फोटो भी दिए हुए हैं बेटा। अगर हम पुरुष की अगर बात करें तो पुरुष में आप देख सकते हो, ये क्या दिख रही है आपको, शुक्रवाहिका। क्या है बेटा, शुक्रवाहिका। और शुक्रवाहिका को हमने अंग्रेजी में क्या बोला है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं इसको हमने क्या कहा है, तो वास डिफरेंशिया। क्या कहा है बेटा, वास डिफरेंशिया। इससे होता क्या है, तो इससे अंडकोश से शुक्राणु का भाई साहब परिवहन क्या हो जाता है, बाधित। क्या हो जाता है बेटा, परिवहन बाधित हो जाता है। दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पर मादा में, तो मादा में हमने ये जो संरचना अपने को दिखाई दे रही है बेटा, ये कौन है, डिंबवाहिनी नलिका। डिंबवाहिनी नलिका की अगर हम बात करें तो डिंबवाहिनी नलिका को हम बोलते हैं बेटा फेलोपियन ट्यूब। इस फेलोपियन ट्यूब की अगर बात करें बेटा, तो फेलोपियन ट्यूब को हम क्या करते हैं, तो फेलोपियन ट्यूब को हमने कट किया और बांध दिया। अब यहाँ पर ये जो अंडाशय है, अंडाशय से फेलोपियन नलिका के माध्यम से अंडाणु का परिवहन बाधित हो जाता है, जिसके कारण से सगर्भता जैसी संभावनाएं नहीं हो पाती। यहां पर एनसीईआरटी ने एक लास्ट में ये लाइन भी लिखी हुई है बेटा, उसने हमको कहा है कि ये विधियां परमानेंट सॉल्यूशन तो है सगर्भता से बचने के लिए, है ना, एक यूं कह सकते हैं हम कि स्थायी उपचार तो है, लेकिन आप अगर भविष्य में फिर से चाहो कि इन चीजों को नॉर्मल कर दो, तो इनको नॉर्मल करने का जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगली बात अगर हम देखें बेटा, तो अगली बात अपने को और क्या कही है, यहां पर इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि उपयुक्त गर्भ निरोधक उपायों का चुनाव एवं उपयोग किसी शिक्षित चिकित्सा कर्मी या विशेषज्ञ की परामर्श द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये जो परमानेंट सॉल्यूशन हमको बताए गए हैं, ये कोई एक्सपर्ट जो अनुभवी या यूं कह सकते हैं कि ट्रेन्ड डॉक्टर जो होते हैं उन्हें के द्वारा ये कार्यक्रम किए जाने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य के रखरखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते हैं। भाई साहब, ये जो गर्भ निरोधक उपाय आप उपयोग कर रहे हो, है ना, सभी के लिए ये क्या है कि अच्छे साबित हो ये भी जरूरी नहीं है। वास्तव में इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन जैसे गर्भाधान सगर्भता के विरुद्ध होता है। इनके कुछ साइड इफेक्ट भी है। इन सब के बावजूद व्यक्ति को इन विधियों को इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है, फिर चाहे सगर्भता को रोकने में देरी करने, अंतराल रखने या कोई निजी कारण हो सकता है। इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है
कि इन विधियों के व्यापक उपयोग ने जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर भी इन उपायों के संभावित दुष्प्रभावों, अब इसके जो साइड इफेक्ट दिए हैं बेटा वो समझना। मतली मतलब उल्टी, उदरीय पीड़ा, पेट दर्द, बीच बीच में रक्त स्त्राव मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसी ब्लीडिंग होगी, अनियमित अनार्तव, रक्त स्त्राव, और यहां तक कि महिलाओं में स्तन कैंसर जैसी समस्याएं भी हो सकती है। तो ये जो अपने को बातें कही गई है बेटा, ये क्या है? साइड इफेक्ट है। किसके? ये साइड इफेक्ट हमने अभी तक जो भी चाहे वो हमने गोलियां खाई हो या हमने किसी भी प्रकार का गर्भ निरोधक उपाय किया है, उन चीजों में अपने को एक तरीके से बात ये समझना चाहिए कि हमने कहीं ना कहीं रासायनिक रूप से या हार्मोनल रूप से इन चीजों को उपयोग किया है, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर की जो उपापचय क्रियाएं हैं वो डिस्टर्ब हुई है, और उपापचय क्रियाएं डिस्टर्ब हुई है तो हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं किसी प्रकार का दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए ये अपने को दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं बेटा। क्लियर है? अगली बात बोली है कि यहां पे ये भी हमको बोला है कि ऐसा भी नहीं है कि इन विधियों ने हमारे भाई साहब जनन स्वास्थ्य को लाभ नहीं पहुंचाया या हमारे देश के अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल नहीं किया है। इन चीजों ने ये काम भी किया है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी है। हमारी एनसीईआरटी का कहना यह है कि भाई आप सब चीज मान सकते हैं हम आपकी, लेकिन आपके इन चीजों के साइड इफेक्ट भी ये चीजें हो सकती है। क्लियर? अगली बात अगर हम देखें तो अगली बात बोली है सगर्भता का चिकित्सकीय समापन, जिसको हम बोलते हैं बेटा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम एमटीपी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एमटीपी। तो ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या हम बोल रहे हैं कि सगर्भता का चिकित्सकीय समापन कैसे किया जाए। सगर्भता का चिकित्सकीय समापन से मतलब यह है कि सगर्भता हो चुकी है, जो फीमेल है वो फीमेल गर्भ धारण कर चुकी है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो गर्भधारण हुआ है इस गर्भधारण को आप किसी भी प्रकार से नष्ट करें, है ना। हम नहीं चाहते कि ये गर्भ आगे वृद्धि करे और बच्चे का प्रसव हो। तो अब इस बात को नष्ट करना या सगर्भता को दूर करने का जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं यहां पर सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। अब ये क्या चीज है इसको समझते हैं। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित करना गर्भपात या सगर्भता का चिकित्सकीय समापन कहलाता है। तो आप जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से सगर्भता को समाप्त करना चाहते हैं तो इसको गर्भपात भी कह सकते हैं या सगर्भता का चिकित्सकीय समापन भी कह सकते हैं। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन मतलब 4.5 से 5 करोड़ चिकित्सकीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं, जो कि संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है। तो पूरी दुनिया में अगर हम बात करें बेटा, तो पूरी दुनिया में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5 भाग हम क्या है एमटीपी में उपयोग करते हैं। मतलब इतनी जनसंख्या हम क्या है हर साल अगर देखें तो एमटीपी के माध्यम से कम कर रहे हैं या उसको समाप्त कर रहे हैं। तथापि एमटीपी में भावनात्मक, नैतिक और धार्मिक तथा सामाजिक पहलुओं के जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सकीय सगर्भता समापन को स्वीकृत कानूनी रूप से बनाया जाना चाहिए या नहीं।
भारत सरकार ने इसके लिए दुरुपयोग को रोकने के लिए सन 1971 में, कब बेटा ये याद रखना, सन 1971 में चिकित्सकीय सगर्भता समापन को कानूनी रूप से स्वीकृति प्रदान की थी। भाई बहुत सारे देशों में धार्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये आज भी डाउटफुल है बेटा कि ये चीज सही है या गलत है। लेकिन हमारे देश ने 1971 में इस चीज को कानूनन तौर पर हमने मान्यता प्रदान की कि भाई कानूनन तौर पर आप ये काम करवा सकते हो। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज्यादा हो रहा है। अब हमने इसको मान्यता तो प्रदान कर दी, लेकिन मान्यता प्रदान की है तो हमने ऐसा नहीं कि जाओ आप करवा सकते हैं एमटीपी। हमने कुछ इसकी नियम और शर्तें डिसाइड की है कि अगर कोई महिला जिसके गर्भावस्था में अगर देखें उसके गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है उसमें किसी प्रकार का कोई आनुवांशिक विकार हो या एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी कंसीव हो गई हो, या हम ये कह सकते हैं कि हमने सुरक्षात्मक उपाय उपयोग किए थे लेकिन फिर भी अनजाने में ये घटना घटित हो गई है, या हम ये कह सकते हैं कि कोई रेप केस जैसी समस्या है, तो इन दशाओं में हम किसी गजेटेड मेडिकल ऑफिसर जो सर्टिफाइड है शासकीय रूप से, या यूं कहें कि कोई अच्छा प्रतिष्ठित चिकित्सक है, उसकी रिकमेंडेशन पर ये काम हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल में जाए और डायरेक्टली बिना किसी रिकमेंडेशन के ये काम करवा ले। लेकिन फिर भी बेटा भारत तो भारत है ना। आज भी हमारे देश में अगर हम देखें बेटा तो इस तरीके से एमटीपी कई जगहों पर, कई नर्सिंग होम में या यूं कहें कि जो छोटे मोटे हॉस्पिटल्स हैं उनमें गैर कानूनी तरीके से कराए जा रहे हैं, है ना, जिन पर हमारी सरकार बेटा कई बार एक्शन भी ले चुकी है और लेती भी है। लेकिन फिर भी हमारा देश तो हमारा देश है, इस तरीके की गैर कानूनी घटनाएं अपने को देखने को मिल जाती है। अगली बात अगर हम देखें तो अगली बात क्या बोली, चिकित्सकीय सगर्भता समापन क्यों, अब क्यों करवाना चाहते हैं आप, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई आपको? तो निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति पाना है, फिर चाहे वो लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंध का परिणाम हो, या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपाय के असफल होने, या बलात्कार जैसी घटनाएं, कोई भी कारण हो, इन कारणों से हम क्या है कि सगर्भता से मुक्ति पाना चाहते हैं, इसलिए ये काम करवाते हैं। इसके साथ ही चिकित्सकीय सगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जहां सगर्भता के बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक हो या घातक हो, है ना। तो यहां पर हमको ये बात कही गई है बेटा कि ये जो हम सगर्भता का चिकित्सकीय समापन करवा रहे हैं तो कुछ ऐसी कंडीशन लागू हो जिसमें माता को प्रसव के दौरान जान को खतरा हो, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो, या बच्चे की जान को खतरा हो प्रसव के समय, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों की जान को खतरा हो, तो इस केस में भी आप ये काम करवा सकते हो। अब जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन आ रही है बेटा उसको समझना, सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सकीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है। तो सगर्भता का चिकित्सकीय समापन कब करवा सकते हैं ये बात अपने को कही गई है। तो जो अपने को पहली तिमाही दी है, इस पहली तिमाही में अगर आप चिकित्सक
यूं कह सकते हैं कि एमटीपी जो है हमारी, इस एमटीपी का समापन करवाना चाहते हो तो सगर्भता की पहली तिमाही में करवा सकते हो, क्योंकि इस पहली तिमाही में इसको सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इस समय तक हम ये कहते हैं कि भ्रूण पूरे तरीके से विकसित नहीं हुआ होता है, तो इस दौरान थोड़ा सा सुरक्षित होता है। फिर अगली बात क्या बोली है, इसके बाद द्वितीय तिमाही में, दूसरी तिमाही जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण और घातक होता है। इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली बात देखने में आई है कि अधिकतर एमटीपी गैर कानूनी रूप से अकुशल नीम हकीम से कराए जाते हैं, जो न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल्बेधन का दुरुपयोग करना है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि यह पता चलने पर कि भ्रूण मादा है, एमटीपी कराया जाता है, जो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए, क्योंकि यह युवा मां और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने तथा गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपात में जान की जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि उपयुक्त हानिकारक प्रवृत्ति को रोका जा सके। अब अगली बात ये बोली गई है बेटा कि हमने कहा कि ये जो सगर्भता का चिकित्सकीय समापन है आप प्रथम तिमाही में करवा सकते हो 12 सप्ताह के पहले, लेकिन इसके बाद जब आप 12 सप्ताह के बाद ये सगर्भता का चिकित्सकीय समापन करवाते हो तो बहुत ज्यादा रिस्क वाली बात हो सकती है। इसमें माँ और बच्चे दोनों के लिए ही अगर हम देखें तो ये बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। लेकिन अगली बात ये बोली कि यहाँ तक कि जो गाँव में लोग हैं वो नीम हकीम और कुछ अकुशल लोगों से ही ये काम करवा देते हैं, जिसके कारण अगर हम देखें तो माँ की जान को बहुत ही ज्यादा जोखिम हो सकता है। और ये जो एमटीपी है इसका दुरुपयोग ये भी हो रहा है, यहां पर एनसीईआरटी ने क्लियरली अपने को कहा है कि जो उल्बेधन है, कौन सी क्रिया है बेटा, उल्बेधन, उल्बेधन जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस या उल्बेधन की क्रिया जो है ये क्या होती है, तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा बेटा तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यहां पर ये महिला का गर्भ है और इस गर्भ के अंदर अगर हम देखें तो एक भ्रूण वृद्धि कर रहा है, ये भ्रूण वृद्धि कर रहा है। इस भ्रूण की अगर हम बात करें तो इस भ्रूण के चारों तरफ आप देखेंगे कि द्रव भरा हुआ है, जिसको एमनियोटिक द्रव कहते हैं बेटा। इस द्रव की अगर हम बात करें तो इसको हमने क्या नाम दे दिया है, एमनियोटिक द्रव। क्या नाम दिया है, एमनियोटिक द्रव। इस एमनियोटिक द्रव के अंदर इस भ्रूण की बेटा कोशिकाएं भी है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक इंजेक्शन लेते हैं और इस इंजेक्शन के माध्यम से इस द्रव के अंदर से हम क्या कर रहे हैं कि कुछ कोशिकाएं, और द्रव पूरा निकाला हमने, है ना। अब ये जो द्रव निकाला ना, उस द्रव को बाहर निकालने के बाद हम क्या करते हैं कि उसकी जांच करते हैं। प्रयोगशाला में जांच करने के बाद हम यहाँ पर भ्रूण लिंग परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं, भ्रूण लिंग परीक्षण। अब हमने भ्रूण लिंग परीक्षण किया और भ्रूण लिंग परीक्षण
के कार्यक्रम में हमको पता चला कि भ्रूण जो है वो मेल है या फीमेल है। हमको पता चला कि ये तो फीमेल है, तो फीमेल है तो फिर अब हम क्या कर देंगे कि ये जो सगर्भता है इसको क्या कर दो, नष्ट कर दो, और अगर मेल है तो आगे कंटिन्यू करो। तो ये कार्यक्रम भी चल रहा था। तो इस कार्यक्रम को रोकने के लिए भी हमने एमटीपी को बहुत ज्यादा क्या है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया, ताकि इस तरीके के जो दुरुपयोग हो रहे हैं इस तरीके के दुरुपयोग ना हो सके। ठीक है, अगली बात अगर हम देखें बेटा, तो अब अपने को बात कही है यौन संचारित रोग, जिनको हम बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिनको हम बोलते हैं एसटीआई। क्या बोलते हैं बेटा, एसटीआई। अब ये क्या होते हैं, कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन के द्वारा संचारित होता है उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण या एसटीआई या रजित रोग या जनन मार्ग संक्रमण कहा जाता है, जिसको हम बोलते हैं आरटीआई। आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। इसमें कौन कौन है, सुजाग जिसको गोनोरिया कहते हैं, सिफिलिस, हर्पीस, जननिक परिसर्प जिसको जेनाइटल हर्पीस कहते हैं, क्लेमाइडियासिस बोलते हैं, ट्राइकोमोनासिस बोलते हैं, लैंगिक मस्से, यकृत शोध, और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक एचआईवी एड्स और सामान्य यौन संचारित रोग है। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज जो है बेटा वो कौन सी है, तो सबसे जो मेन चीज है वो हो जाती है कि कौन कौन से रोग है जो यौन संचारित रोग की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप बोल सकते हैं कि कौन कौन से रोग हैं, तो अपना रजित रोग हो गया है ना, सुजाक हो गया है, हर्पीज हो गया है, और सबसे ज्यादा घातक रोग जिसको हम एचआईवी कहते हैं। ये सभी रोग जो है बेटा, इनकी अगर हम बात करें तो ये कैसे रोग हैं, तो ये सभी के सभी यौन संचारित रोग है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित है या निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं है, तो अपने पता होना चाहिए। अगली बात अपने को क्या कही है बेटा, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें से कुछ संक्रमण जैसे यकृत शोथ बी तथा एचआईवी के संक्रमण में एक संक्रमित व्यक्ति के साझे में प्रयोग की गई सुई, शल्य क्रिया के औजार तथा संदूषित रक्तदान या संक्रमित माता से शिशु में भी संचारित हो सकते हैं। तो ये जो रोग है यकृत शोथ बी जिसको हेपेटाइटिस बी और एचआईवी जिसको अपन बोलते हैं एड्स, ये दोनों जो रोग है बेटा, इनमें अगर हम देखें एक व्यक्ति को आपने कोई सा इंजेक्शन लगाया और उसी इंजेक्शन से किसी स्वस्थ व्यक्ति को आपने इंजेक्शन लगा दिया, तो उस स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी वो रोग फैल जाएगा, या वो व्यक्ति स्वस्थ जो था उसमें भी ये रोग देखने को मिलेगा। फिर शल्य क्रिया औजार, शल्य क्रिया औजार मतलब मान लो कोई रोगी व्यक्ति है, उसकी किसी प्रकार की कोई सर्जरी हुई, उसमें कोई इक्विपमेंट यूज हुआ है, उसी इक्विपमेंट का यूज बिना धोए आपके सर्जरी में या किसी स्वस्थ व्यक्ति की सर्जरी में उपयोग कर दिया गया तो भी हो जाएगी। रक्तदान, संदूषित रक्तदान मतलब कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसने ब्लड डोनेट कर दिया और आपने उसी ब्लड को बेटा क्या है किसी स्वस्थ व्यक्ति में अगर ट्रांसफ्यूज कर दिया तो भी ये रोग आपको देखने को मिल सकता है। फिर अगली बात बोली, यकृत शोथ बी तथा जननिक परिसर्प और एचआईवी संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन संचारित रोग उपचार योग्य है। मतलब किसका किसका उपचार संभव नहीं है, तो हेपेटाइटिस बी, जननिक परिसर्प और एचआईवी, इन तीन को छोड़ करके जितने भी यौन संचारित रोग है उनका उपचार संभव है, इन तीन रोगों का उपचार संभव नहीं है। ठीक है, अगली बात कही है, बशर्ते है कि इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचाना जाए एवं उनका उचित ढंग से इलाज कराया जाए। बस शर्त छोटी सी यह है कि आप
इन चीजों का, इन 3 को छोड़ करके बाकी सबका इलाज कर सकते हैं। अब इलाज कब संभव होगा? जब आप इन समस्याओं को शुरुआती अवस्था में ही पहचान सकें और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जैसे कि जननिक क्षेत्र में खुजली आना, तरल का स्रावित होना, हल्का सा दर्द, सूजन, ये आपको बेसिक सिम्टम दिखाई देंगे। अब बेसिक सिम्टम दिखाई दे रहे हैं और आप इन चीजों को हल्के में लेकर के आपने नॉर्मली मेडिकल से कुछ मेडिसिन लाए या जो भी आपके जो कॉमन जनरल डॉक्टर्स थे उनसे कांटेक्ट किया आपने और थोड़ा सा ट्रीटमेंट ले लिया और आपको थोड़ा सा भी अगर रिलीफ मिल रहा है तो आपने सोचा कि नॉर्मल हो गया। लेकिन आप थोड़ा सा अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो बेटा सबसे पहला काम ये होता है कि अपने को किसी अनुभवी चिकित्सक से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही यूं कह सकते हैं कि सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं बेटा ये हमारी बॉडी के, है ना। इसलिए इनमें किसी प्रकार की कोई समस्या अपने को देखने को मिले तो अपने को तुरंत किसी अच्छे अनुभवी चिकित्सक के पास संपर्क करना चाहिए। संक्रमित स्त्रियां अलक्षणी भी हो सकती है और कभी कभी उनमें लक्षण, संक्रमण के लक्षण जो है प्रकट नहीं होते हैं, इसलिए लंबे समय बाद भाई साहब अगर हम देखें तो पता चलता है या पता नहीं भी चलता है। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना या उनका कम प्रकट होना महत्वपूर्ण होता है। यौन संचारित संक्रमण से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है। भाई साहब क्या है कि जनरली अपने को एक बात ये कही गई है कि अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित या यौन संचारित रोग से संबंधित कोई रोग विकार हो गया है तो मानव समाज उसको बहुत ही अलग तरीके से देखने लगता है। तो उस चक्कर में व्यक्ति इन चीजों से जूझता रहता है और वो किसी से संपर्क नहीं करता है या फिर यूं कहें कि वो किसी से शेयर नहीं करता है कि मुझे ये समस्या हो गई। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं इस प्रकार के रोगों को बढ़ावा देती है, जिसके कारण जो पर्टिकुलर जो संक्रमित व्यक्ति है वो उपचार के अभाव में बेटा क्या है कि उसकी समस्या और ज्यादा गंभीर हो सकती है। अगली बात कही है, संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है। इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती, जो कि श्रोणि शोधक रोग जिनको हम बोलते हैं PID, गर्भपात, मृत शिशु का जन्म, आस्थानिक सगर्भता और बंध्यता और जनन मार्ग का कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। कि आपको स्टार्टिंग सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे लेकिन आपने उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब आपने उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो आगे चल करके बेटा आपको कई सारी बड़ी बड़ी समस्याएं हो सकती है, जैसे श्रोणि शोधक रोग, जैसे हम बोले तो जो पेल्विक रीजन होता है हमारा कमर वाला, है ना, कमर से नीचे जहां पर हमारा जनन अंग है वहां पर इंफेक्शन हो सकता है, गर्भपात हो सकता है ना, मृत शिशु का जन्म होगा, या हम ये कह सकते हैं कि सगर्भता जो है वो कंसीव होती है और गर्भपात हो जाएगा, बंध्यता जैसी समस्या हो जाएगी, या जनन मार्ग से संबंधित जो कैंसर हो सकते हैं वो हो सकते हैं। यौन संचारित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए एक खतरा है, इसलिए इनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा रोग के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशील है, लेकिन 15 से 24 वर्ग के जो लोग होते हैं इनमें ये घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई है। वह आयु वर्ग जिसमें आप सभी आते हैं, लेकिन घबराइए मत, इससे बचाव का उपाय तो आपके हाथ में ही है। मतलब इन जो समस्याएं हैं ये समस्याएं सबसे ज्यादा 15 से 24 वर्ष की आयु के लोगों में अपने को देखने को मिलेगी। और इस समय अगर हम देखें ना बेटा, इन समस्याओं का कारण ये होता है कि रिप्रोडक्टिवली सबसे ज्यादा एक्टिव अगर हम देखें तो हम इसी एज ग्रुप में होते हैं, इसलिए हमको इन जो हार्मोनल एक्टिविटीज या विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती है उन समस्याओं से बचने के भाई साहब जो बचाव है, या हम यूं कहें कि उन चीजों से संक्रमित होने का जो समय है
उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम कैसे इन चीजों से पार पा सकते हैं उसके बारे में अपने को यहाँ पर बात कही है एनसीईआरटी ने, कि किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें, किसी अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित न करें कि जिसके बारे में अपने को पता नहीं है कि ये किसी प्रकार के रोग से ग्रसित तो नहीं है या है ना। और यूं भी कह सकते हैं कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में अपने को सेक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनमें से कोई एक संक्रमित हो जाए और जिसके कारण हमको संक्रमण का खतरा हो जाए। तो इस तरीके की चीजों का अपने को ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात बोली कि मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। मैथुन के समय अगर हम देखें तो जहां तक पॉसिबल हो सके बेटा अपने को कंडोम का यूज करना है। यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिले और रोग का पता चलने पर पूर्ण रूप से उसका इलाज ले। 3 बातें अपने को कही है ना। सबसे पहली बात यह है कि अनजान या फिर कई सारे लोगों के साथ यौन संबंध नहीं बनाना है। दूसरी बात कंडोम का यूज करना है। और तीसरी बात कि आपको ऐसा लग रहा है कि संक्रमण का खतरा हो सकता है या संक्रमण हो चुका है तो आप तुरंत किसी बेटा योग्य चिकित्सक से सलाह लें, और जब रोग कंफर्म हो जाए, संक्रमण कंफर्म हो जाए तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लें।